नमस्कार देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। आज हम बात करेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, अर्थात कम्युनिकेशन में अवरोध, संचार में बाधा की। तो आइए शुरू करते हैं। पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर। इसके अंतर्गत पहली कैटेगरी है द कंपीटिंग स्टिमुलस। कंपीटिंग का अर्थ होता है प्रतियोगिता। जैसे कि कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और बगल में कोई और बातचीत करने लगे या ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे, तो दो व्यक्तियों के बीच की जो बात है उसमें बाधा उत्पन्न होगी। तो यह कंपीटिंग स्टिमुलस हुआ। या हम कुछ बोल रहे हैं, कौवा ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे तो वह भी कंपीट करने लगा हमारे संचार से, तो यह कंपीटिंग स्टिमुलस हुआ। दो मित्र बातचीत कर रहे हैं, कोई ट्रेन आ जाए तो ट्रेन की जो धड़धड़ है, ट्रेन की जो आवाज़ है, उसमें व्यक्तियों की आवाज़ दब जाती है। तो ट्रेन की जो आवाज़ है, ट्रेन का आना, वह भी कंपीटिंग स्टिमुलस हुआ। तो अधिकतर आपने देखा होगा कि जब ट्रेन आ जाती है और जब लोग बातचीत कर रहे होते हैं तो अपनी बातचीत रोक देते हैं और ट्रेन जब गुजर जाती है तब फिर दोबारा बातचीत शुरू करते हैं। उसी प्रकार आपने यदि क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो बॉलर के पीछे जो स्क्रीन होती है, उसके स्क्रीन पे कोई व्यक्ति यदि आ जाए तो बैट्समैन बार बार स्क्रीन को एडजस्ट करने के लिए बोलता है और स्क्रीन को भी एडजस्ट करता है। तो यह क्या है? यह भी बैरियर टू कम्युनिकेशन है कि जो बैट्समैन है वो लगातार कंसंट्रेट कर रहा है बॉलर पे कि बॉलर कौन सी बॉल फेंकने वाला है उस पर, और उसमें स्क्रीन पे ही कोई और आने जाने लगे तो बॉलर का जो ध्यान है वो भटक जाता है। जो बैट्समैन का ध्यान भटक जाता है, बैट्समैन का जो कंसंट्रेशन है वो भटकता है, क्योंकि बैट्समैन एक ही जगह कंसंट्रेट करना चाहता है बॉलर पे और ध्यान कोई और भी खींच रहा है। तो यह भी बैरियर टू कम्युनिकेशन का एक उदाहरण है फिजिकल स्टिमुलस का। दूसरा है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो है प्रकृति से संबंधित है, इन्वायरमेंट से संबंधित है। जैसे दो लोग बातचीत कर रहे हों और आंधी आने लग जाए या बरसात हो जाए तो यह एक इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है। या कुछ कह रहे हैं बहुत अत्यधिक गर्मी है या फिर बहुत उमस का मौसम है, तो यह भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है। तीसरा है सब्जेक्टिव स्ट्रेस। इसके अंतर्गत आता है स्लीपलेसनेस या किसी का बीमार होना। जैसे कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने गया है और बीमार है तो वह संचार को अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसका ध्यान अपनी बीमारी में रहेगा। किसी का सर दर्द हो रहा है या उल्टी आ रही है तो वो संचार में बाधा है, ये स्ट्रेस। उसी तरह कोई रात भर सोया नहीं है और सुबह उसको संचार करना है, कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, तो यह भी जो है सब्जेक्टिव स्ट्रेस में आता है। अगले आते हैं इग्नोरेंस ऑफ द मीडियम। इग्नोरेंस ऑफ द मीडियम की जो माध्यम है, जो मीडियम है, जो संचार करने का माध्यम है, वह भी बैरियर बन सकता है। जैसे कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति है जिसको दिखाई नहीं देता, उससे आप कहिए कि समाचार पत्र पढ़ो तो उसके लिए वह समाचार पत्र एक बैरियर है, वह नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि वो उसको उस मीडियम का, उस माध्यम का पता नहीं है, वो उसको पढ़ ही नहीं सकता। कोई श्रवण बाधित है, उसको रेडियो सुनाइए तो नहीं हो पाएगा। या फिर कोई मजदूर है जिसको मानचित्र पढ़ना नहीं आता है या मैप समझ में नहीं आता है, उसको आप मानचित्र के माध्यम से कोई बात समझाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। मानचित्र वैसे अच्छा माध्यम है कोई बात समझाने के लिए, लेकिन जिसको वो समझ में नहीं आता है, जो उसके बारे में नहीं जानता है, उसके लिए वो बैरियर हो गया। तो इग्नोरेंस ऑफ द मीडियम। अगले आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर जो है। ये तो फिजिकल बैरियर था, अब दूसरा है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल क्या होता है? मन के अंदर जो मनोविज्ञान है उसके अंदर जो बैरियर्स होते हैं, जो बाधाएं होती हैं, वो साइकोलॉजिकल बैरियर। इसमें पहला है दृष्टिकोण, अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, सभी का जीवन को देखने का, सृष्टि को देखने का, दुनिया को देखने का अपना एक अलग दृष्टिकोण होता है, अपना एक नज़रिया होता है, अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। सब लोग उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तहत सृष्टि को देखते हैं। एक अंग्रेजी पोएट है, उन्होंने कहा कि ब्लैक बर्ड, काली चिड़िया को देखने के 13 तरीके होते हैं, लेकिन वह गलत थे। जितने व्यक्ति होते हैं उतने तरीके होते हैं। सबकी अलग संस्कृति, अपना ज्ञान, अपना अनुभव होता है, तो अपने आधार, संस्कृति, ज्ञान के अनुभव पे आधार पे लोग देखते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण हम आपको बताते हैं। एक परीक्षा होती है CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। यदि आपको आर्मी में ऑफिसर बनना है तो यह परीक्षा पास करनी होती है और परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू होता है, 5 दिनों का इंटरव्यू होता है।
जो एसएसबी उसको कहते हैं इंटरव्यू को, तो उसमें इंटरव्यू के पहले दिन ही एक आपको पिक्चर दिखाई जाती है, एक चित्र दिखाया जाता है। और मैंने भी वो परीक्षा दी, पास किया, मुझे भी चित्र दिखाया गया। तो जब मैं हॉल में बैठा था, जब वो चित्र दिखाया गया तो मेरे साथ 50 से लेकर 100 बच्चे थे, सभी ने उस चित्र को देखा। वह चित्र जो है बहुत धुंधला, बहुत हल्का सा चित्र होता है, कुछ स्पष्ट समझ में नहीं आता कि है क्या। और सभी वही चित्र देखते हैं और सबको कहा जाता है कि अगले 3 मिनट में आपने जो भी देखा समझा उसके बारे में कुछ लिखिए कि आपने क्या समझा। तो लिखने के बाद थोड़ी देर बाद ग्रुप डिस्कशन होता है। तो ग्रुप डिस्कशन में 10-12 लोग रहते हैं, सब अपनी अपनी बात बताते हैं कि उन्होंने यह समझा, मैंने ये समझा, उन्होंने वो समझा। तो मुझे जो समझ में आया था वो चित्र देख के मुझे लगा था कि एक सैनिक शहीद हो गया है, वीर गति को प्राप्त हुआ है, उसकी अंतिम यात्रा में लोग शामिल है, काफ़ी भीड़ है, मुझे ऐसा लग रहा था। मेरे बगल वाला जो लड़का था उसको लग रहा था कि कोई किसान है, वो खेती करना चाहता है, खेती कर रहा है, उसको ये लगा। तीसरे लड़के को लगा कि कोई बिजनेस का कोई काम चल रहा है, कोई बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए है। एक और लड़का था, उसको लगा कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। तो आप देखिए, चित्र सबने वही देखा है, लेकिन सबने उसको अलग अलग कहानी बनाई, क्योंकि चित्र उतना क्लियर नहीं था, स्पष्ट नहीं था। तो सबके अपने दृष्टिकोण पे था कि कौन क्या समझता है, क्या कैसा दृष्टिकोण है, तो वो उसमें निकल के आ जाता है। कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या असली कहानी कौन सी थी, कौन सा स्टोरी सही था। मान लीजिए मेरा गलत हो गया तो किसका सही था। तो उसका कोई सही स्टोरी कहानी नहीं होता है, वो इसीलिए होता ही है कि आपके दृष्टिकोण को समझे कि आप कैसे चीज़ों को देखते हैं। तो सबका अलग अलग होता है। तो ये दृष्टिकोण हो गया। अगला हो गया रेजिस्टेंस टू चेंज। अधिकतर लोग, जितने भी लोग होते हैं, सभी बदलाव को तुरंत स्वीकार नहीं करते हैं, बहुत समय लेते हैं, तो उसको रेजिस्ट करते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण आप देखिए, जो नागरिकता संशोधन कानून है उसके बारे में देखिए। जब वह कानून, जब बिल पेश हो रहा था, तो जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने पहले उसको लोकसभा में पेश किया, पूरा समझाया, उसका बैकग्राउंड दिया, उसके बारे में समझाया कि क्यों आवश्यक है, और उसके ऊपर पूरा बहस हुई। फिर राज्यसभा में पेश किया, वहाँ भी बहस हुई 10-10 घंटा। फिर उसके बाद जब बिल पास हो गया, कानून बन गया, तो उसके बाद यह फिर भी लगा कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो देश के बड़े बड़े चैनल थे, आज तक, ABP न्यूज़, जी न्यूज़, रिपब्लिक भारत, टाइम्स नाउ, तो सब पे अमित शाह जी ने 1-to-1 इंटरव्यू दिया पत्रकारों को और बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया कि यही है इसमें। लेकिन फिर भी जो मुसलमान हैं वो इसको समझ नहीं पा रहे थे, दंगा कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली दंगा इसी को लेके किया, बसें जला दी, ट्रेन फूंक दिए, तो समझ नहीं पा रहे थे। तो समझ क्यों नहीं पा रहे थे? क्योंकि वो समझना नहीं चाहते थे, वो रेजिस्ट कर रहे थे चेंज को, क्योंकि ये बदलाव था। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, भारत में मुसलमानों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था हर जगह। आप देखिए, जब स्वतंत्रता से पहले, जब मुग़ल थे, जब मुसलमान मुग़ल थे, वो भारत के बड़े भूभाग पे शासन करते थे। उसके बाद अंग्रेज आए। फिर जब मुग़ल थे तो उनके समय में क्या होता था कि जो हिंदू हैं वो अपने मंदिर में जाते थे या तीर्थ यात्रा करने जाते थे, तो उन पे जजिया टैक्स लगता था, जजिया कर लगता था। और मुसलमानों को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती थी। मुसलमान यदि हैं तो आपको बढ़िया व्यवहार आपके साथ होता था। हिंदुओं के तो मंदिर तोड़ दिए जाते थे, लोगों को मार दिया जाता था, महिलाओं के साथ बलात्कार होता था। फिर उसके बाद अंग्रेज आए तो उन्होंने भी तुष्टीकरण की नीति मुसलमानों के साथ अपना ली। फिर देश स्वतंत्र हुआ, तब भी ये चलता रहा। अभी 2015-16 तक आप देख रहे होंगे कि यदि कोई मुस्लिम हज करने जाता है तो भारत सरकार उस पर 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया खर्च करती थी एक मुस्लिम पे, और हिंदुओं को कुछ नहीं मिलता था। मुसलमानों के लिए अलग पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। उनके लिए एक मुस्लिम जो है 10 शादियाँ कर सकता है, 20 शादियाँ कर सकता है, 50 शादियाँ कर सकता है, हिंदू एक ही कर सकता है। तो इनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट इनको स्वतंत्रता के बाद भी दिया जाता था। तो ये जो नागरिकता संशोधन कानून है, यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं था। ये क्या था कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में जो गैर मुस्लिम हैं उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। मुसलमान वहाँ पे हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को मार रहे थे। तो अभी 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था। अभी उसी दिन वहाँ पे 205 लोगों को, 205 हिंदू परिवारों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया।
एक और केस अभी याद आ रहा है कि एक क्रिश्चियन लड़की थी, ईसाई लड़की थी, 14 वर्ष की, एक मुसलमान उसका वहाँ पे पाकिस्तान में बलात्कार करता है। फिर जब मामला हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट कहती है कि तुम इससे शादी कर लो। तो ये तो स्थिति है पाकिस्तान में गैर मुसलमानों की। तो भारत सरकार ने कहा कि हम उनको दया के लिए, करुणा के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे जी नहीं पा रहे हैं, अपना मरने से भी बदतर स्थिति है, तो हम उनको नागरिकता देंगे और सबको जो 12-14 साल में देते थे उनको कम 5 साल में ही दे देंगे। तो यहाँ के मुसलमानों को ये बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि अभी तक जहाँ भी था उनको स्पेशल ट्रीटमेंट था। तो ये चेंज हो रहा था ना, ये चेंज हो जा रहा है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए वो लगातार दंगे कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो ये होता है रेजिस्टेंस टू चेंज। अब ऐसा नहीं कि इस बात को समझाया नहीं गया था। नागरिकता संशोधन कानून अमित शाह जी ने जो समझाया ही। टीवी चैनलों पे लगातार कई दिनों से डिबेट हुआ, बहुत डिबेट हुआ। बड़े बड़े पत्रकारों ने डिबेट किया। रूबिका लियाकत को आपने देखा होगा कि कैसे उसने सौरभ भास्कर को समझाया, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते, रेजिस्ट करते हैं वामपंथी मुसलमान। तो ये होता है रेजिस्टेंस टू चेंज। अगला आते हैं कि अगला क्या हो सकता है कम्युनिकेशन बैरियर है, वो है डिफेंसिवनेस एंड फियर। तो अक्सर आपने देखा होगा डिफेंसिवनेस मतलब डर, फियर मतलब डर होता है कि लोग रक्षात्मक हो जाते हैं। अधिकतर जब लोग साक्षात्कार देने जाते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़े रक्षात्मक हो जाते हैं, खुल के नहीं बोल पाते हैं। उनका बस ध्यान ये रहता है कि हमको ये जल्दी से ये इंटरव्यू निकालना है और पोस्ट ये पानी है। उनकी सोचने की क्षमता जो है सीमित हो जाती है। वो डर जाते हैं, रक्षात्मक हो जाते हैं कि कुछ गलत ना बोल दें। और फियर भी यही है, इंटरव्यू में इसी तरह की चीज़ें होती। तो लोग आधा सब कुछ रहता है लेकिन डर के मारे बोल नहीं पाते हैं। कई लोगों को साक्षात्कार में पसीना आने लगता है। कई बच्चे ऐसे हैं जब परीक्षा में लिखने जाते हैं तो भूल जाते हैं सब कुछ। सभी के साथ, कई लोग, अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब लिखने जाते हैं परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा जब होती है, जब उनका काफ़ी भविष्य उस पर निर्भर करता है, तो वो लोग भूल जाते हैं। सब कुछ याद है तो फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे पहले सरल प्रश्न को हल करते हैं, फिर धीरे धीरे याद आता है तो लिखते हैं। तो ये होता है डिफेंसिवनेस एंड फियर। तो इसमें भी संचार जो है वो प्रभावित होता है। अगला है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर्स। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा और संस्कृति का जो बैरियर है। जैसे आप अंग्रेजी पिक्चर देखते होंगे, तो मैं भी देखता हूँ अंग्रेजी पिक्चर। तो उसमें क्या होता है कि अंग्रेजी मुझे अच्छे से बहुत आती है, बोलते नहीं है अलग बात है, लेकिन समझ में बहुत अच्छे से आती है। लेकिन जब अंग्रेजी पिक्चर देखते हैं हॉलीवुड की, तो वो समझ में नहीं आती है। जब तक वो ऐसा लिख के ना आए, नीचे अंग्रेजी में लिख के आएगा जो बोल रहे हैं, तब समझ में आती है, तब पिक्चर देख पाते हैं। क्योंकि उनके बोलने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है, उनकी संस्कृति थोड़ी अलग है। तो यहाँ पे भाषा दोनों की सेम है, अंग्रेजी वो भी बोल रहा है, अंग्रेजी समझ में भी आ रही है, लेकिन जो बोलने का तरीका है यहाँ पे एक बैरियर बन गया ना, उनका कल्चर। उसके बाद एक और है लैंग्वेज और उसका मीनिंग, यह भी बैरियर बनता है। क्योंकि कोई भी भाषा है, कुछ भी है, तो उसके कई मतलब निकलते हैं। जैसे कि अंगूठा दिखाना कहीं पे अच्छा मतलब निकलता है, कहीं पे उसका दूसरा मतलब निकल जाता है। पैर छूना, प्रणाम करना भारत में तो ठीक है, इसका अच्छा मतलब है, लेकिन दूसरे संस्कृति में इसका दूसरा मतलब निकलता है, तो ये बैरियर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके संचार में समस्या उत्पन्न करता है। अगला है मैकेनिकल बैरियर्स। मैकेनिकल बैरियर वो होता है जो टेक्नोलॉजिकल बैरियर होता है, जो टेक्निक से संबंधित है, मैकेनिक से। जो जैसे कि आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते थे 5-6 साल पहले, जब तक मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च नहीं किया था, तो ऐसे गोल 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 घूमने लगता था। अब गोल गोल घूमेगा तो या तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है या तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, तभी देखेंगे, नहीं तो फिर कुछ और देखेंगे, चेंज कर देंगे। तो ये होता है मैकेनिकल बैरियर। उसी तरह आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं, मान लीजिए उसके फ़ोन का स्पीकर ख़राब है, तो आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलना पड़ेगा, तब उसको सुनाई देगा। तो ये भी मैकेनिकल बैरियर है। या फिर कहीं पे आप भाषण दे रहे हैं और जो माइक है, माइक ही ख़राब है, माइक में कई बार आप देखते हैं कई पो टाइप की आवाज़ आती है, तो अभी मैकेनिकल बैरियर है। कई लोग माइक के बहुत पास से बोलते हैं, बहुत दूर से बोलते हैं, तो अभी मैकेनिकल बैरियर है। जो मतलब टेक्नोलॉजी से संबंधित है वो मैकेनिकल बैरियर है। और एक बात और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जितने भी बैरियर हैं, जो भी संचार में बाधा उत्पन्न करते हैं, उनको कम्युनिकेशन की भाषा में नॉइस कहते हैं, NOISE, नॉइस।
नॉइस मतलब शोर, तो शोर होगा तो कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होगी। तो किसी भी प्रकार का जितना भी हमने बैरियर बताया अभी, सब नॉइस के अंतर्गत आते हैं। कम्युनिकेशन की भाषा में बैरियर्स को नॉइस भी कहते हैं। आप देखते रहिए प्यारा भारत। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए।